अच्छा जी, देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है, ये सवाल है स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में लिखा हुआ है वॉशिंगटन लिमिटेड WL इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 140 मिलियन। कंपनी का इतना कैपिटल है। WL deals in manufacturing of washing machines following other extracts from the budgeted statement of profit or loss for the year ending 31st of December 2018। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 10,000 रुपये का एक यूनिट बिकता है और 168 मिलियन रुपीस का सेल्स रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 21.2 मिलियन, यानी कि ये जो आपको अमाउंट दिया हुआ है इसमें 21.2 मिलियन की फिक्स कॉस्ट शामिल है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन इसमें 21.2 मिलियन की फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वापस से एक बात लिखी हुई है, इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 4.5 मिलियन। इसमें 4.5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट जो है वो शामिल है और टोटल अमाउंट 16 मिलियन है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्सेशन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एन एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर 2018 शोज दैट। देखिए ऊपर इससे पूरे बजट बनाया था, यानी कि 12 महीनों का हिसाब किताब करा था। अब उसमें से 2 महीने गुजर चुके, तो इन 2 महीनों में क्या हुआ? नंबर 1, ड्यू टू चेंज इन इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, imported products have become available in the market at much cheaper prices. Consequently, it was decided to reduce the selling price to 9,500 with effect from 1st of January 2018। क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई थी तो कंपनी ने 1 जनवरी 2018 से सेलिंग प्राइसेस को 9,500 करने का फैसला कर लिया, रिड्यूस करने का फैसला कर लिया था। 1,500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। पहले दो महीनों में 1,500 वॉशिंग मशीन जो है ना वो बिक चुकी। ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 5%। रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो 1 जनवरी 2018 से 5% से इंक्रीज हो गई हैं। To boost the sales, WL has decided to launch a promotion campaign at an estimated cost of rupees 5 million। 5 मिलियन रुपए की जो है वो अब कंपनी अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए प्रमोशन कैंपेन करेगी। ये पहले 2 महीने के बाद है। नंबर 3 में लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स ऑफ WL विश टू पे 5% डिविडेंड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कंपनी ये चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को 5% डिविडेंड दे। However, according to the agreement with the bank, WL cannot pay dividend exceeding 80% of its profit after tax। किसी बैंक से एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट ऐसा है कि मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 80% मैक्सिमम डिविडेंड दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अब बोलते हैं कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 months टू इनेबल WL टू पे द डिजायर्ड डिविडेंड। डिविडेंड पे करने के लिए आखिरी 10 महीनों में कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने होंगे। अब कॉस्टिंग के बहुत सारे सवालों में आपको ये नहीं पता चलेगा शुरू कहाँ से करना है, तो आपने अपना थिंकिंग सेंस को डेवलप करना होगा। देखिए वो डिविडेंड की बात कर रहा है, डिविडेंड देना है हमें 5%। डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से और हम मैक्सिमम 80% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिविडेंड के तौर पर दे सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें अगर नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम भी करना है ना, तो उसके लिए पहले ये मालूम करना पड़ेगा कितना डिविडेंड देना है, उस डिविडेंड के लिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए होगा, फिर हम बाकी काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि 2 महीने गुजर चुके हैं, 2 महीने गुजर चुके हैं और 10 महीने जो है वो बाकी हैं। तो हम जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढेंगे उसमें से पहले 2 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ऑलरेडी कमा चुके होंगे। बाकी 10 महीने में क्या करना है वो हमें बताना होगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से कि डिविडेंड कितना देना है। बोलता है द डायरेक्टर्स ऑफ WL विश टू पे 5% डिविडेंड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कंपनी
को 5% डिविडेंड देना। अच्छा, अगर हम कंपनी के पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो वो 140 मिलियन है। तो अगर वो 140 मिलियन है तो डिविडेंड जो मुझे पे करना होगा, डिविडेंड जो मुझे पे करना होगा ना, वो होगा 140,000,000, यानी कि 140 मिलियन का 5%, 140 मिलियन का 5%। ठीक है, जो डिविडेंड मुझे पे करना होगा ना, वो मुझे 140 मिलियन का 5% पे करना होगा। और 140 मिलियन का 5% जो है ना, वो 7 मिलियन बनता है, यानी कि मुझे 7 मिलियन का डिविडेंड पे करना पड़ेगा या करना है। उसके लिए मुझे प्रॉफिट कमाना होगा। अच्छा, डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से दिया जाता है। हमें ये पता है कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो भी अमाउंट होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो भी अमाउंट होता है, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट में से कुछ डिविडेंड दे दिया जाता है और बाकी कंपनी रिटेन कर लेती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउएवर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक, WL कैन नॉट पे डिविडेंड एक्सीडिंग 80% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि कंपनी का डिविडेंड जो है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 80% से ज्यादा नहीं हो सकता। कम दे सकती है कंपनी, हाँ, लेकिन 80% से ज्यादा नहीं दे सकती। अब मान लो कि मैं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 80% डिविडेंड में दे देता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 80% डिविडेंड में दे देता हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना कमाना पड़ेगा? मुझे कितना कमाना पड़ेगा भाई? मुझे जो कमाना पड़ेगा या मुझे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल में जनरेट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 8,750,000, 8,750,000। बात समझ में आ रही है? जो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न करना पड़ेगा, वो 8,750,000 होगा। सर इससे ज्यादा भी तो कमा सकते हो, इससे कम भी तो कमा सकते हो। देखो, कम नहीं कमा सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं 7 मिलियन नहीं अगर मैं 8.75 मिलियन नहीं कमाऊंगा, अगर मिसाल के तौर पर मैं 8 मिलियन कमाऊंगा, या मिसाल के तौर पर मैं 8.5 मिलियन कमाऊंगा, तो मैं 7 मिलियन का डिविडेंड नहीं दे सकता। मैं 7 मिलियन का डिविडेंड नहीं दे सकता। मैं 7 मिलियन का डिविडेंड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो सर? अगर 8 मिलियन कमाया है तो 7 मिलियन तो उससे कम है। अगर 8.5 मिलियन कमाया है तो 7 मिलियन तो उससे कम है। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एक बैंक ने मुझ पर एक कंडीशन डाल दी कि देखो, तुम जितना कमाओगे ज्यादा से ज्यादा उसका 80% डिविडेंड में दोगे। तो अगर मैं 7 मिलियन का डिविडेंड दे देता हूँ 8 मिलियन की कमाई में से, तो ये तो तकरीबन 87.5% हुआ, बैंक से माना है। अगर मैं 7 मिलियन का डिविडेंड दे देता हूँ 8.5 मिलियन की कमाई पर, तो ये 82.35% हुआ। जो बैंक ने कहा है उससे, जो बैंक ने कहा है उससे ज्यादा, 80% से ज्यादा नहीं बांट सकता। तो इसलिए ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अब सवाल ये आता है कि सर ज्यादा तो कमा सकते हैं ना, 9 मिलियन तो कमा सकते हैं, 10 मिलियन तो कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे 7 मिलियन देने होंगे 9 मिलियन में से, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ 77.77% बनेगा। या अगर मुझे 7 मिलियन देने होंगे 10 मिलियन में से, तो वो तो 70% बनेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें बैंक की तरफ से मना नहीं है। लेकिन बेटा देखो, जब मैं ज्यादा कमाने जाऊंगा, ज्यादा कमाने जाऊंगा तो ज्यादा चीजें बेचनी होंगी, ज्यादा यूनिट्स बेचने होंगे, तो ज्यादा कमा पाऊंगा। सवाल क्या कहता है? सवाल ने कहा था कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। यानी कि कम से कम कितने यूनिट, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितने यूनिट्स बेच दोगे कि तुम ये डिविडेंड दे पाओ। कम से कम की बात हो रही है ना।
तो जब कम से कम की बात हो रही है तो उसका मतलब तो ये हो गया कि मैं ऑल्दो 9 मिलियन में से 7 मिलियन डिविडेंड दे सकता हूँ, ऑल्दो 10 मिलियन में से 7 मिलियन डिविडेंड दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इतना कमा लेता हूँ तो शर्तें पूरी हो जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई? जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसको बड़े अच्छे से आपने देखना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे जो डिविडेंड कमाना होगा और डिविडेंड 7 मिलियन देना होगा, उसके लिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए 8750,000 का। क्लियर है? अच्छा, इस सवाल में कुछ रिवर्स वर्किंग हो रही है, आप पीछे जा रहे हो। तो हमने ये देख लिया कि भाई मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, मेरे पास इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना, अगर 8.75 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तो सारी चीजें सेट रहेंगी। आगे चलते हैं। अब सवाल में टैक्स भी है, सवाल में टैक्स भी है। अच्छा देखो, जो मैं अपनी जान लगाकर का पैसे कमाता हूं ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। टैक्स पे मेरा कंट्रोल थोड़ी होता है। टैक्स तो बस एक जबरदस्ती में पैसे ले लिए जाते हैं मुझसे। कहा जाता है तुमने 100 कमाए, 30 हमें दे दो, 70 तुम्हारे। 200 कमाए, 60 हमें दे दो, 140 तुम्हारे। तो मुझे तो क्योंकि ढूंढना है कि भाई मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने जाऊं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर मेरा इख्तियार नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर यूनिट्स बेचकर मेरा इख्तियार है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे 8750,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना चाहिए होगा। और मुझे पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स को माइनस कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होना चाहिए ये नहीं मालूम। अच्छा, टैक्स का रेट कितना है? सवाल में टैक्स का रेट है 30%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% चला जाएगा टैक्स में, बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो पीबीटी माइनस 0.3 पीबीटी इज 0.7 पीबीटी इज इक्वल्स टू पीएटी। तो इसका मतलब हो गया 0.7 इंटू पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 8750000। पीबीटी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 8750000 डिवाइडेड बाई 0.7। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है 12.5 मिलियन, 12.5 मिलियन, अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है 12.5 मिलियन, अगर मैं 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाता हूँ, अगर मैं 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाता हूँ, अगर मैं 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाता हूँ, तो उसमें से मैं अपना इतना 30% टैक्स दे दूंगा, 70% मुझे बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा। अच्छा, अब देखो, एक तरीका तो पीबीटी कैलकुलेट करने का ये है कि सेल्स रेवेन्यू में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट पर आ जाओगे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, पीबीटी में आ जाओगे। अगर हम ये तरीका फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर भी फिक्स कॉस्ट होगी, यहाँ पर भी वेरिएबल कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों होगी। तो वो जो सीवीपी के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। तो हम एक दूसरा तरीका कर लेते हैं। क्यों ना हम ऐसा कर लें कि भाई हम जो है ना वो पीबीटी जो है ना, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमें चाहिए 12.5 मिलियन। तो हम वो वाला फॉर्मेट यूज करें, सेल्स रेवेन्यू, उसमें से लेस कर दी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो अमाउंट बच गया वो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दी पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट। जब सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो जो अमाउंट बचा वो हमारा प्रॉफिट है। सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है?
अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है ये क्यों नहीं लिया। बेटा ये तो बजट है, और ये बजट तो इसने बना दिया था, बस मेरे हिसाब से इतने यूनिट्स बिकेंगे, इतनी फिक्स कॉस्ट होगी, इतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका इस बात से कोई लेना देना थोड़ी है कि जो नीचे रिक्वायरमेंट है, नीचे रिक्वायरमेंट क्या, नीचे रिक्वायरमेंट है तुम कितने कम से कम यूनिट्स बेचोगे आने वाले 10 महीनों में। अगर कंपनी चाहती है कि वो 5% डिविडेंड दे, ये एक बिल्कुल नई बात इसने कर दी ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये डिविडेंड देने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, इस तरह से उल्टा जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसने सारा कारनामा किया है, ये कारनामा कर कर पहले 2 महीनों बाद कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो ये कारनामा वैसे ही इनवैलिड हो जाता है। इसने मिसाल के तौर पर सोचा था कि एक यूनिट 10,000 का बेचूंगा, लेकिन जो आप सोचो वैसा वो जरूरी नहीं है। आप बजट बना लेते हो लेकिन वो बजट फॉलो हो ये जरूरी नहीं है, तो बजट फॉलो नहीं हुआ और पहले ही 3 पॉइंट्स में आपको पता चल गया कि भाई बजट के हिसाब से चीजें चल ही नहीं रही थी। तो खैर मुझे ये पता है कि सेल रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, तो पीबीटी आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ये पता है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुझे ये पता है कि भाई मुझे मुझे 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना उसकी ज़रूरत है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे पूरे साल में कितनी कंट्रीब्यूशन कमानी पड़ेगी। मुझे अगर 12.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसकी ज़रूरत है ताकि मैं 5% डिविडेंड दे सकूँ, तो मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो है ना वो बड़ी सिंपल है। फिक्स कॉस्ट जो है वो सवाल में पूरे साल की देखें, एक ये 21.2 मिलियन है और एक ये 4.5 मिलियन है। इसके अलावा कोई फिक्स कॉस्ट है? नीचे दी गई इंफॉर्मेशन में भी किसी किस्म की कोई भी फिक्स कॉस्ट की बात नहीं है। मैं जरा इस इक्वेशन को नीचे लिख लूँ थोड़ा सा अच्छे से। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, 21200 000 और 4500 000 और पीबीटी यानी कि 12500 000। तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, 12500 000, 4500 000, 21200 000। ये आ जाता है 38200 38200 ठीक है, ये आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन है, 38200 एक बार इसको, अच्छा हाँ एक और फिक्स कॉस्ट भी है, सॉरी एक और फिक्स कॉस्ट भी है पॉइंट नंबर 2 में। हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉइंट नंबर 2 में ये भी लिखा हुआ है कि आपको जो है ना वो टू बूस्ट द सेल्स WL has decided to launch a promotion campaign at an estimated cost of 5 million। तो मैं जरा इसको करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक और खर्चा भी जो है वो आपने पूरे साल में सोचा हुआ है कि 5 मिलियन का आप एक और खर्चा भी करोगे जो कि प्रमोशनल कैंपेन का होगा, और फिर आपको जो बच जाना चाहिए वो 12500 बचना चाहिए। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी 12500 000 प्लस 5000 000 प्लस 4500 000 प्लस 21200 000, यानी कि आपको टोटल पूरे साल में जो कंट्रीब्यूशन कमानी है वो कमानी है 43200 की। इतनी कंट्रीब्यूशन आपने पूरे साल में कमानी है, सही है ना। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कैसे आई? फिक्स कॉस्ट एक तो यहाँ से 21.2 मिलियन, दूसरी ये 4.5 मिलियन, और तीसरी ये वाली फिक्स कॉस्ट यानी कि 5 मिलियन। तो यहाँ तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई मुझे 43200 की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी, 43200 की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी। अगर 43200 की कंट्रीब्यूशन होगी
तो मैं इतना पीबीटी और इतना डिविडेंड ये सब पे कर सकता हूँ। जो प्रोमोशनल कैंपेन के 5 मिलियन है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। इसलिए फिक्स कॉस्ट होगी क्योंकि वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने कहीं किसी अखबार में एक इश्तिहार दिया और उस इश्तिहार के बदले मैंने उसके 5 मिलियन दिए। ऐसा नहीं था कि ज़्यादा यूनिट्स बिकेंगे तो इश्तिहार जहाँ दिया है वो कंपनी मुझसे ज़्यादा पैसे लेगी, और कम यूनिट्स बिकेंगे तो कम पैसे लेगी। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक जो जो चीज़ें मैंने करी हैं इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ये मालूम कर लिया कि भाई हमें 43200 इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, 43200 की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हमें पूरे साल में चाहिए, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं। पूरे साल में इतना पैसा चाहिए और पूरे साल में 12 महीने होते हैं। सही है। अच्छा, अब 12 में से 2 महीने गुजर चुके हैं। 12 में से 2 महीने गुजर चुके हैं और 10 महीने बाकी हैं। तो मुझे 43200 तो पूरे 12 महीनों में चाहिए। कुछ मैंने पहले 2 महीनों में ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कमा ली होगी, ठीक है ना, और कुछ मुझे इधर बचे हुए 10 महीनों में कमानी है। 2 महीने गुजर चुके हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी कमा ली होगी। अब कितनी कंट्रीब्यूशन कमा ली होगी पहले तो इसका हिसाब किताब लगा लेते हैं। अब हम अगर पहले 2 महीनों की बात करें, फर्स्ट 2 मंथ्स की बात करें, तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो है इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेल्स रेवेन्यू। फर्स्ट 2 मंथ्स जो है ना इसका हम सबसे पहले लिख लेते हैं सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास बुलेट 1 में लिखा हुआ है ड्यू टू चेंज इन इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर imported products have become available in the market at much cheaper prices. Consequently, it was decided to reduce the selling price to rupees 9,500 per unit with effect from 1st of January. और यहाँ पर ऊपर आपके पास 168,000 रुपीज का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ, 168 मिलियन का इनफैक्ट, और 10,000 एक यूनिट की आपको सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। वो ये कहता है कि भाई आप, क्योंकि मार्केट के हालात चेंज हो गए, तो पहले 2 महीने में मैंने जो यूनिट्स बेचे थे वो 9,500 रुपए के हिसाब से बेचे थे। अच्छा, ऊपर जो बजट बना हुआ है इसके हिसाब से टोटल यूनिट्स कितने हुए, 168,000,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10,000 करता हूँ तो ये बनता है 16,800। ये बनता है 16,800 यूनिट्स। पूरे पूरे साल के 16,800 यूनिट्स बने। मैंने सेलिंग प्राइस से सिंपली डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। मैंने सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बुलेट 2 में लिखा 1,500 वॉशिंग मशीन्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। पहले 2 महीनों में 1,500 चीजें बिकी। पहले 2 महीनों में 1,500 चीजें बिकी। पहले 2 महीनों में 1,500 चीजें बिकी। एक चीज 9,000 और 500 की बिकी। एक चीज 9,000 और 500 की बिकी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, आप लिखो भाई मैंने पहले 2 महीनों में 1,500 चीजें बेची और मैंने एक चीज 9,500 में बेची। तो मैंने 1,500 इंटू 9,500 यानी कि टोटल 14250000, 142500 ये सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की है, एक मैन्युफैक्चरिंग की है, एक वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रही है, वो वाली है। ये हमने पहले 2 महीनों की एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू लिखी है। पहले 2 महीनों में 9,500 रुपए के हिसाब से 1,500 चीजें बेची। अब हम अगर ऊपर दोबारा वापस आते हैं
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 127 मिलियन लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट जो लिखा है ना वो 127 मिलियन लिखा है। इस 127 मिलियन के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट में दो हिस्से हैं, इसमें एक हिस्सा वेरिएबल है, एक हिस्सा फिक्स्ड है। 127 मिलियन के अमाउंट में एक हिस्सा फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है। फिक्स हिस्सा 21.2 मिलियन है। 21,200,000,000। अच्छा, वेरिएबल कितना है? 127,000,000,000 माइनस 21,200,000,000 1058,000,000,000। ठीक है, 127 मिलियन माइनस 21,200,000,000, तो ये बन जाता है 10580,000,000,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि देखें, ये जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ये एज पर बजट दी हुई है। तो यही तो नहीं होगी पहले 2 महीनों की, क्यों नहीं होगी? पहली बात, यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 16,800 यूनिट्स की है। यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 16,800 यूनिट्स की है, और आपने पहले 2 महीनों में 1500 यूनिट्स बेचे हैं। दूसरी बात, बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ था, ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%, यानी कि ये 5% से इंक्रीज भी हुई है। तो पहले तो इसको 16,800 से कर देता हूँ मैं डिवाइड। 16,800 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो एक यूनिट की आ जाएगी 105,800,000 डिवाइडेड बाई 16,800, ये बन जाएगा आपका 6297.62, तकरीबन 6297.62। अच्छा, ये 5% से इंक्रीज भी हुई है, ये 5% से इंक्रीज भी हुई है। लिखा हुआ है कि पहले जो 2 महीने थे उसमें ये कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो गई थी, तो ये 6612.5 हो गई, 6612.5 हो गई। दूसरी बात यह है कि अब मैं जब अपना हिसाब किताब पहले 2 महीने का बना रहा हूँ, जब मैं पहले 2 महीने का हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 1500 यूनिट्स के 6612.5 के हिसाब से पैसे, तो 99,18750। ठीक है, 1500 यूनिट्स के 6612.5 के हिसाब से 99,18750 टोटल अमाउंट बनता है। ठीक है, 1500 यूनिट्स के 6612.5 के हिसाब से 99,18750 का अमाउंट बनता है। फिर हम ऑपरेटिंग पर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग की वैल्यू कितनी है भाई? आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए हैं वो 16 मिलियन दिए हुए हैं, 16 मिलियन टोटल है। इस 16 मिलियन के दो हिस्से हैं, 16 मिलियन में से एक फिक्स्ड हिस्सा है जो कि 4.5 मिलियन है, दूसरा वेरिएबल हिस्सा है वो 1150,000,000 है। ठीक है, अगेन ये हिस्सा वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल हिस्सा जो है ये 16,800 यूनिट्स का है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनी भाई? इसको आप डिवाइड कर दो 16,800 से, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बन गई 684.52। ठीक है, और यहाँ पर अब आप फाइनली यहाँ पर लिख दो 1500 यूनिट्स की 684.52 के हिसाब से, सॉरी ये 2 है। सर इसको 5% से क्यों नहीं इंक्रीज किया? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5% से इंक्रीज होगी। सो 1500 इंटू 684
0.52 यानी कि 1026780, 1026780। इसको हम माइनस करते हैं तो 14250 000 माइनस 9918 750 और माइनस 1026780, यानी कि 330 4470, 330 4470 330 4470। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है जो आपने पहले 2 महीनों में कमाई है। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है जो आपने पहले 2 महीनों में जनरेट की है, जो आपने पहले 2 महीनों में कमाई है। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी चाहिए थी सर? टोटल कंट्रीब्यूशन हमें जो चाहिए थी ना वो 4320 ट्रिपल 200 चाहिए थी। हमें टोटल 12 महीनों में 432000 की कंट्रीब्यूशन चाहिए थी। पहले 2 महीनों में हमने 3304470 कमा लिए। ठीक है, अब 432000 में से अगर मैंने 3304470 कमा लिए तो बाकी पीछे जो मजीद मुझे कंट्रीब्यूशन अगले 10 महीनों में कमानी है वो है 39895530। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन मुझे अगले 10 महीनों में कमानी है। ये अगले 10 महीनों में कमानी है ताकि जो पहले 2 महीनों में मैंने कमाई है मैं उसको उसमें ऐड कर दूं और टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पर आ जाऊं। 39895530 की जो कंट्रीब्यूशन है ना, 39895530 की जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे रिमेनिंग जो 10 महीने हैं उसमें कमानी है। तो ये कमाऊंगा तो उसमें ये ऐड करूंगा तो इतनी टोटल कंट्रीब्यूशन होगी, उसमें से फिक्स कॉस्ट जाएगी तो पीबीटी बचेगा, पीबीटी बचेगा तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो फिर पीएटी बचेगा, पीएटी बचेगा तो डिविडेंड पे होगा, जो भी हमने रिवर्स वर्किंग करी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगर हम इन पॉइंट्स को दोबारा से, तो पॉइंट नंबर 3 हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। पॉइंट 3 से हमें ये पता चलना था कि कितना डिविडेंड और कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। पॉइंट 2 फिक्स कॉस्ट बताता था, वो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 पहले 2 महीनों की बात करता था और इसमें जो भी चेंजेस आए थे ना, चाहे वो चेंज सेलिंग प्राइस का हो, चाहे वो चेंज सेलिंग प्राइस का हो, चाहे वो चेंज वेरिएबल कॉस्ट का हो, ये सारे चेंजेस पहली जनवरी से ही आ गए थे। ये सारे चेंजेस पहली जनवरी से ही आए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि जनवरी और फरवरी का महीना गुजरा फिर ये चेंजेस आए। डे 1 से चेंजेस आ गए थे और ये सारे चेंजेस इस पीएनएल में या इस कंट्रीब्यूशन की वर्किंग में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थे। ठीक है, अच्छा ये जो पहले 2 महीने हैं इसका जो सीएस रेशो है वो कितना होगा ये बताओ पहले तो। अगर हम पहले 2 महीनों का सीएस रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 330447 डिवाइडेड बाय 14250,000, तो ये आ जाएगा तकरीबन 23.19%। जो सीएस रेशो होगा ना वो 23.19% का सीएस रेशो होगा। ठीक है, 23.19% का सीएस रेशो होगा। अब जरा गौर से सुनना, सेल्स रेवेन्यू को सीएस रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? सेल्स रेवेन्यू को अगर सीएस रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आती है, एग्री करते हो? अगर आप सेल्स रेवेन्यू को सीएस रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है। आपको पता है कि आखिरी 10 महीनों में आपको जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो है 39895530। आपको पता है आपका सीएस रेशो होगा 23.19%। तो आखिर मुझे आखिरी 10 महीनों में सेल्स रेवेन्यू कितना चाहिए होगा ना वो यहाँ से मालूम हो सकता है। सीएस रेशो सर आपने पहले 2 महीनों वाला क्यों लिया?
इसलिए क्योंकि ना सेलिंग प्राइस में चेंज है ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है। पहले 2 महीनों में जिस रेट पर मैंने चीज़ें बेची हैं और जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट थी, अगले 10 महीनों में भी वही है। लिहाजा पहले 2 महीनों का जो सी एस रेशो है, आगे आने वाले 10 महीनों का सी एस रेशो भी वही है। तो हम क्या करेंगे, 39895530 डिवाइडेड बाई 0.2319, यह आ जाएगा आपके पास 17203765.5। 17203765 या 646, ठीक है। 17203765 का मुझे सेल्स रेवेन्यू कमाना है आखिरी 10 महीनों में, ताकि दी गई कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज अर्न करी जाएं। उसका सवाल क्या था, क्या सेल्स रेवेन्यू पूछ रहा था? नहीं, वो पूछ रहा था कि कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा था। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढना तो बड़ा आसान है। कैसे? सर आप एक चीज 9500 की बेच रहे हो ना? बिल्कुल। तो अगर मैं एक चीज 9000 और 500 की बेच रहा हूं, तो कितने यूनिट्स मुझे बेचने पड़ेंगे? मुझे बेचने पड़ेंगे 18109 यूनिट्स। 18109 यूनिट्स मुझे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सवाल को जब एक दो बार कर लो और ये चेक भी करना हो ना, तो आप पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना। सर पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? सेल्स रेवेन्यू लिखना पूरे साल का। पूरे साल में तुमने यूनिट्स कितने बेचे होंगे? 18109 आखिरी 10 महीने वाले, और पहले 2 महीनों में 1500, यानी कि 18109 प्लस 1500, यानी कि मैंने टोटल 19608 यूनिट्स बेचे होंगे, है ना। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 9500। तो इसको 9500 से जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 18627, 18627 6000, 18627 6000 का सेल्स रेवेन्यू। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती? वेरिएबल कॉस्ट होती है 19608 यूनिट्स, और इनकी 6612 के हिसाब से एक होती, और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है 19600 और 8 यूनिट्स की 684.52 के हिसाब से एक और होती। तो 19608 मल्टीप्लाइड बाई 6612.5, यानी कि 12965, 12965 7900। दूसरी आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती? 19608 मल्टीप्लाइड बाई 684.52, यानी कि 13422, 13422 068। इन दोनों को माइनस करता तो जो वैल्यू आती है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो 186276000 माइनस 129657900 माइनस 13422 068, 43196, 43196 032। इसके बाद इसमें से माइनस हो जाती है फिक्स कॉस्ट। अच्छा सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट 3 थी ना? कौन सी? एक ये 21.2 मिलियन, एक ये 4.5 मिलियन, और एक ये 5 मिलियन, ये वाले। तो 2120000 प्लस 450000 प्लस 2120000 प्लस 511100। ये हो जाती है आपकी कितनी फिक्स कॉस्ट हो जाती है? तीनों का टोटल कर 3070, और फिर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, मजीद 4 जीरो, 1 2 3 4। इधर से आ जाता है आपका पीबीटी 43196032 माइनस 3070 000। ये बन जाता है आपका 40126032।
इस पे लगता है टैक्स 30% के हिसाब से, तो इसका 30% बनता है 12037 12037 80810। इसमें से आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4012 6032 माइनस 120378110, ये बच जाता 280। 280 आ रहा है क्या? क्या कोई गलती कर दी हमने क्या? कितना आना चाहिए था? 87 समथिंग आना चाहिए था। ओ कहीं गलती कर दी है लगता है मुझे। एक मिनट। आंसर तो 18109 है, आंसर तो 18109 है। लेकिन मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा था कि अगर हम पीएनएल बनाते हैं तो वाकई में वो डिविडेंड की वैल्यू पर पहुंच रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है मैंने कहीं जो है वो गलती कर दी है। बहरहाल आप अगर पीएनएल बनाओगे ना पूरा, पहला 186276000 ये, कहीं मैंने कोई 431974 इतने सारे जीरो है ना कहीं मैंने जो है वो, ये कितने जीरो हैं? 3070000000। अच्छा 43196032 माइनस, हाँ ये पीबीटी मेरे ख्याल में, एक मिनट, पीबीटी जो है ना वो आपका 124960032, इसमें से 30% टैक्स गया 37488110, अब 124960032। एक मिनट रुकना यार, कौन आ गया ऑनलाइन कैमरा ऑन कर कर? आमिर सुबहानी। भाई कैमरे तो ऑफ रखा करो यार आप लोग। चलो अच्छा, अब देखो आपके पास 124960032 में से अगर मैं 37488110 माइनस कर देता हूँ तो 874722 बच जाता है। 874722। देखो इतना ही हमें चाहिए था, इतना ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें चाहिए था। हमें कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए था? यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 87500000 का चाहिए होगा। राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ अमाउंट आगे पीछे आ सकती है, लेकिन अगर आप देखो तो उतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है जितना रिक्वायर्ड था। अच्छा ये पीएनएल बनाने को सवाल ने नहीं दिया ठीक है, ये पीएनएल सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको ये पता चल जाए कि जहाँ से हमने सवाल शुरू किया था हम वहीं आ रहे हैं या नहीं। सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये चीज रिक्वायर्ड थी कि आप यूनिट्स बता दो जो कि 18109 है। अब आप इसी सवाल को एक दो बार इंशाल्लाह रिवाइज जब करोगे, अच्छे से देखोगे, वीडियो को पॉज कर नोटिंग करोगे, तो आप लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे। कोई और बात?